आज हमारे सामने आप देख सकते हैं कक्षा 10 विज्ञान के पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र, बोर्ड के ब्लूप्रिंट्स और कुछ नोट्स का ढेर लगा है। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मिशन है इनमें से वो सबसे जरूरी सवाल और कॉन्सेप्ट्स निकालना जो 2026 की बोर्ड परीक्षा में मतलब सफलता की कुंजी बन सकते हैं। सभी सुनने वालों का स्वागत है। और आज की हमारी ये जो पड़ताल है ये सिर्फ उत्तर रटने के बारे में नहीं है। नहीं, हम हर सवाल के पीछे के क्यों और कैसे को समझेंगे। हमारा लक्ष्य यह है कि सुनने वाले न सिर्फ जाने कि सही उत्तर क्या है, बल्कि ये भी समझें कि उसे इस तरह से कैसे लिखना है कि एक भी अंक न कटे। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस तत्व से जो हम सबके अंदर है और हमारे चारों ओर भी, कार्बन। केमिस्ट्री का एक क्लासिक सवाल है और हमेशा आता है, कार्बन इतने सारे मतलब लाखों करोड़ों यौगिक क्यों बनाता है? ऐसा क्या खास है इसमें? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, कार्बन की सबसे बड़ी सुपर पावर है कि वो लेगो ब्लॉक्स की तरह आपस में जुड़ना पसंद करता है। अच्छा। वो अपने ही जैसे दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ हाथ मिलाकर लंबी लंबी चेन बना सकता है, जैसे कोई ट्रेन हो। ओके। वो सीधी चेन हो सकती है, ब्रांच्ड वाली चेन हो सकती है, या फिर बंद छल्ले भी बना सकता है। विज्ञान की भाषा में कार्बन की इसी दोस्ती करने की खासियत को हम श्रृंखलन या कैटेनेशन कहते हैं। अच्छा, तो ये कैटेनेशन या श्रृंखलन है, मतलब अपने ही जैसे परमाणुओं से जुड़कर एक विशाल नेटवर्क बना लेना। लेकिन ये इकलौता कारण तो नहीं हो सकता है ना? नहीं। इसे दूसरे तत्वों के साथ भी तो अच्छी दोस्ती करनी पड़ती होगी। क्या यही पहेली का दूसरा हिस्सा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कार्बन की दूसरी खासियत है इसकी चतुर संयोजकता। चतुर संयोजकता। हाँ, टेट्रावैलेंसी। इसे आसान भाषा में समझें तो कार्बन के 4 हाथ होते हैं। 4 हाथ? ओके। मतलब ये एक ही समय में 4 अलग-अलग परमाणुओं से जुड़ सकता है, और ये बंधन कोई कमजोर नहीं होते। ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे कई तत्वों के साथ बहुत मजबूत सहसंयोजक आबंध बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड्स। और यहीं पर एक परीक्षा टिप छिपी है। अपने जवाब में सहसंयोजक आबंध शब्द का जिक्र करने से परीक्षक को पता चलता है कि आपकी समझ गहरी है। तो मतलब सिर्फ बॉन्ड लिखने से बेहतर है कि सहसंयोजक आबंध लिखा जाए। ये दिखाता है कि हम रटकर नहीं आए, हमें बॉन्ड का प्रकार भी पता है। एग्जैक्टली। चलिए, केमिस्ट्री में ही एक और विषय पर चलते हैं जहां नाम से ही लगता है कि चीजें एक दूसरे के विपरीत हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका काम भी बिल्कुल उल्टा है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई डिश बना रहे हैं। ठीक है। संयोजन यानी कॉम्बिनेशन अभिक्रिया में आप 2 या 2 से ज्यादा चीजें मतलब अभिकारक मिलाते हैं और एक नई डिश यानी एक उत्पाद तैयार करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया और पानी बन गया। 2H2 + O2 2H2O। हाँ, 2 चीजें मिलकर एक बनी। मतलब जुड़ना। तो वियोजन इसका ठीक उल्टा होगा। जी बिल्कुल। जैसे डिश को वापस उसके मूल मसालों में तोड़ देना। बिल्कुल सही सोचा। वियोजन यानी डिकम्पोजिशन में एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से ज्यादा सरल पदार्थ बनाता है। जैसे अगर हम पानी में बिजली दौड़ाएं तो वो वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। 2H2O से 2H2 और O2। हाँ, एक चीज टूटकर 2 बन गई। इसीलिए ये एक दूसरे के उल्टे हैं। और एक बेहद जरूरी बात, परीक्षा में समीकरण हमेशा संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड। इसके अलग से अंक होते हैं। ये एक ऐसी गलती है जिससे बचना ही चाहिए। अच्छा, एक और यौगिक है जो अक्सर सवालों में दिखता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उम्मीद है हमारे किसी भी सुनने वाले को इसका अनुभव न करना पड़े, पर यह है तो एक कमाल का आविष्कार। हाँ, बिल्कुल। एक साधारण सा पाउडर जो पानी मिलते ही पत्थर जैसा मजबूत हो जाता है। हाँ। आपने इसकी सबसे बड़ी खासियत बता दी। प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP से जुड़े 3-4 बिंदु जरूर याद रखने चाहिए। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब आधा हाइड्रेट। हाँ। सूत्र है CaSO4 × ½ H2O। अब ये हेमीहाइड्रेट का मतलब है आधा पानी। इसके हर अणु के साथ पानी का सिर्फ आधा अणु जुड़ा होता है। और ये बनता कैसे है? यह जिप्सम नाम के पत्थर को, जिसका सूत्र CaSO4.2H2O है, 373 केल्विन पर बहुत सावधानी से गर्म करने पर बनता है। गर्म करने पर जिप्सम अपने पानी के अणु खो देता है और POP बन जाता है। और उपयोग तो खैर हम जानते हैं, टूटी हड्डियों को सहारा देने और मूर्तियां बनाने में। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स से आगे बढ़कर अब उस ऊर्जा की बात करते हैं जो हमारी दुनिया चलाती है, विद्युत। और यहाँ भौतिकी का एक नियम है जो हर जगह लागू होता है। तो ओम का नियम क्या है?
ये इतना मौलिक क्यों है? ओम का नियम हर उस चीज की बुनियाद है जिसमें बिजली दौड़ती है। आपके फोन चार्जर से लेकर बड़े बड़े पावर ग्रिड बढ़ाता है। और धारा यानी करंट जिसे आई से दिखाते हैं, वो उस धक्के से बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। धक्का और बहाव। हाँ, ओम का नियम बस ही कहता है कि जितना जोर से धक्का दोगे यानी V, उतना ही तेज बहाव होगा यानी I, बशर्ते रास्ते की रुकावट ना बदलें यानी V प्रोपोर्शनल टू I। और यहीं से वो मशहूर समीकरण आता है V = IR। तो R यानी प्रतिरोध, वो रास्ते की रुकावट है। बिल्कुल, R वो स्थिरांक है जो बताता है कि रास्ता कितना मुश्किल है। एक और महत्वपूर्ण बात है इसका ग्राफ। V और I के बीच का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा होता है। सीधी रेखा, हाँ। ये सीधी रेखा ही इस बात का सबूत है कि धक्का और बहाव एक दूसरे के सीधे अनुपात में हैं। ये इतनी सरल और गहरी बात है कि इसी एक नियम पर पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टिकी हुई है। अच्छा, तो क्या इसी वजह से मेरा लैपटॉप चार्जर इस्तेमाल करते समय गर्म हो जाता है? क्या वो जूल का तापन नियम है जो काम कर रहा है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही ये जूल का तापन नियम। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी रुकावट यानी प्रतिरोध वाले तार से गुजरते हैं तो उनकी कुछ ऊर्जा गर्मी में बदल जाती है। अच्छा। इसका सूत्र है H = I²RT, यानी पैदा हुई गर्मी धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय पर निर्भर करती है। आपका चार्जर इसीलिए गर्म होता है। और विद्युत शक्ति यानी पावर के भी कई सूत्र हैं। P = VI, P = I²R, P = V²R। इनमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा कब इस्तेमाल करें। इसका एक आसान तरीका है। शक्ति का मूल सूत्र है P = VI। ठीक है। बाकी के दो सूत्र ओम के नियम से ही निकले हैं। आपको बस ये देखना है कि सवाल में कौन सी दो चीजें दी गई हैं। अगर V और I दिया है तो पहला सूत्र, अगर I और R दिया है तो दूसरा, और अगर V और R दिया है तो तीसरा। सिंपल। और हाँ, शक्ति का SI मात्रक वॉट लिखना कभी न भूलें। और इसी ऊर्जा से हमें बल्ब में रोशनी मिलती है। रोशनी की बात चली है तो भौतिकी का एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है प्रकाश का टूटना। जब सफेद रोशनी एक प्रिज्म से गुजरती है तो क्या होता है? वो एक जादुई नजारा होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 घटक रंगों में बढ़ जाती है। इंद्रधनुष की तरह? हाँ, ठीक है, इंद्रधनुष की तरह। विबज्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। प्रकाश के इस तरह बढ़ जाने की घटना को वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन कहते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्या प्रिज्म में कुछ खास है? कारण बड़ा दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए कि प्रिज्म के अंदर अलग अलग रंगों के लिए एक रेस हो रही है। एक रेस? हाँ, कांच के अंदर बैंगनी रंग सबसे धीरे दौड़ता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा रास्ता बदलता है या मुड़ जाता है। वहीं लाल रंग सबसे तेज धावक है, वो सबसे कम मुड़ता है। इसी अलग अलग रफ्तार की वजह से सभी रंग अलग हो जाते हैं। कमाल है। चलिए अब पदार्थ और ऊर्जा से आगे बढ़कर जीवन की जटिल दुनिया में प्रवेश करते हैं, यानी जीव विज्ञान। और शुरुआत करते हैं उस प्रक्रिया से जो पृथ्वी पर लगभग सभी जीवन का आधार है। प्रकाश संश्लेषण के 3 मुख्य चरण क्या हैं? ये सच में धरती पर होने वाला सबसे बड़ा जादू है तो? सूर्य की रोशनी को जीवन में बदलना। इसका समीकरण जरूर याद रखें। 6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 + 6O2 + 6H2O बनाता है। अब इस जादू के 3 चरण हैं। बताइए वो 3 कदम कौन से हैं? पहला कदम है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को पकड़ना। पत्तियां हरी इसीलिए होती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है जो एक सोलर पैनल की तरह काम करता है। ठीक है। दूसरा कदम है इस पकड़ी हुई प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना और इसी ऊर्जा से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना। ओके। और तीसरा और अंतिम कदम है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना और पौधे का भोजन यानी ग्लूकोज बनाना। तो संक्षेप में रोशनी पकड़ो, पानी तोड़ो और खाना बनाओ। हाँ, बिल्कुल। अब पौधे से मानव शरीर की ओर आते हैं। हमारे शरीर में एक अविश्वसनीय पंपिंग स्टेशन है, हमारा हृदय। एक शब्द अक्सर सुनने को मिलता है, दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। इसका क्या मतलब है? इसे एक शहर के ट्रैफिक सिस्टम की तरह सोचिए। दोहरा परिसंचरण का मतलब है कि खून को शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए हृदय रूपी सेंट्रल स्टेशन से 2 बार गुजरना पड़ता है। 2 बार? वो कैसे? इसे एक 2 लेन हाईवे की तरह सोचिए। एक लेन में यानी हृदय के दाएं हिस्से में बिना ऑक्सीजन वाली गाड़ियां, मतलब अशुद्ध रक्त, सर्विस स्टेशन यानी फेफड़ों की ओर जा रही हैं ऑक्सीजन भरवाने। ठीक है। और दूसरी लेन में यानी हृदय के बाएं हिस्से में ऑक्सीजन भरकर तैयार गाड़ियां, मतलब शुद्ध रक्त,
तेजी से पूरे शहर यानी शरीर में सप्लाई के लिए निकल रही हैं। और हृदय वो सेंट्रल इंटरचेंज है। मिक्स ना हो। इससे हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की बहुत कुशल आपूर्ति होती है। ये एनालॉजी शानदार है। अब शरीर की एक और अविश्वसनीय मशीनरी की बात करते हैं, हमारी किडनी। असल में किडनी के अंदर वो कौन सी छोटी छोटी मशीनें हैं जो खून साफ करती हैं? मेरा मानना है उन्हें नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। बिल्कुल सही। हर किडनी में लाखों की संख्या में ये सूक्ष्म फिल्टर होते हैं जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। इसके मुख्य भागों को समझना जरूरी है। पहला है बोमन संपुट। ये एक कप जैसी संरचना है जहां खून से कचरा और काम की चीजें छन जाती हैं। फिल्टर का पहला चरण। हाँ। दूसरा है लंबा घुमावदार नलिकाकार भाग, जहां शरीर समझदारी से काम की चीजों जैसे ग्लूकोज और पानी को वापस सोख लेता है। रीअब्जॉर्प्शन। बिल्कुल। और अंत में है संग्राहक वाहिनी, जो बचे हुए असली कचरे यानी मूत्र को इकट्ठा करके बाहर भेजने के लिए तैयार करती है। हमारे शरीर का कंट्रोल सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, वहां सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती हैं? मैं न्यूरॉन की बात कर रही हूँ। न्यूरॉन हमारे शरीर का सुपर फास्ट कम्युनिकेशन केबल है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। द्रुमका यानी डेंड्राइट एक एंटीना की तरह काम करती है जो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल पकड़ती हैं। ओके। एक्सॉन उस सिग्नल को एक बिजली के करंट मतलब विद्युत आवेग की तरह लंबी दूरी तक ले जाता है। और सबसे दिलचस्प हिस्सा है सिनेप्स। वो गैप। हाँ, 2 न्यूरॉन्स के बीच का छोटा सा गैप। यहाँ बिजली का सिग्नल एक रासायनिक सिग्नल में बदल जाता है और फिर अगला न्यूरॉन उसे पकड़कर वापस बिजली के सिग्नल में बदल देता है। जीव विज्ञान में एक और बड़ा नाम है मेंडल। उनका प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, आनुवंशिकता की नींव माना जाता है। इसे सरल शब्दों में कैसे समझा जा सकता? ये नियम बहुत ही सरल और सुंदर है। मेंडल ने देखा कि जब 2 अलग-अलग शुद्ध नस्ल के पौधों, मान लीजिए एक लंबा टीटी और एक बौना टीटी का क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में पैदा होने वाले सभी पौधे लंबे होते हैं। सभी लंबे? हाँ, सभी। ऐसा लगता है जैसे बौनेपन का गुण गायब हो गया, पर असल में बौनेपन का जीन छिपा रहता है, बस दिखाई नहीं देता। जो गुण दिखाई देता है यानी लंबापन, उसे प्रभावी कहते हैं, और जो छिप जाता है मतलब बौनापन, उसे अप्रभावी कहते हैं। यही प्रभाविता का नियम है। अब कुछ ऐसे सवालों पर आते हैं जिनमें क्यों पूछा जाता है, जैसे धातुएं बिजली की अच्छी सुचालक क्यों होती हैं? हम ये जानते हैं, पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे का कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा। धातुओं की संरचना को आप इलेक्ट्रॉन्स के एक समुद्र की तरह सोच सकते हैं, जिसमें धातु के परमाणु तैर रहे हैं। ये बाहरी इलेक्ट्रॉन्स किसी एक परमाणु से बंधे नहीं होते, बल्कि पूरी धातु में घूमने के लिए आजाद होते हैं। तो जब वोल्टेज लगाते हैं? हाँ, जब आप वोल्टेज लगाते हैं तो आप इस पूरे समुद्र को एक दिशा में बहने का आदेश देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का यही संगठित बहाव विद्युत धारा है। क्या इसका कोई दिलचस्प अपवाद भी है? कोई ऐसी चीज जो अधातु हो पर सुचालक हो? हाँ, एक बहुत प्रसिद्ध अपवाद है ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल में होता है। अच्छा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का बना है, जो एक अधातु है, लेकिन अपनी परतदार संरचना के कारण इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसे बिजली का एक अच्छा सुचालक बनाते हैं। और अंत में एक ऐसा विषय जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है, ओजोन परत का क्षय क्यों हो रहा है? ये परत हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? ओजोन परत पृथ्वी का अदृश्य सुरक्षा कवच है। यह ओजोन यानी O3 गैस की एक परत है जो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में है और सूर्य से आने वाली जानलेवा पराबैंगनी यानी यूवी किरणों को सोख लेती है। और अगर ये किरणें सीधे हम तक पहुंचे तो वे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती हैं। और इस कवच को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? इसका मुख्य अपराधी है एक मानव निर्मित रसायन CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रसायन पुराने फ्रिज और एसी में ठंडक पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते थे। अच्छा। जब ये हवा में छोड़े जाते हैं तो ये ऊपर उठकर ओजोन के अणुओं को लाखों की संख्या में तोड़ देते हैं, जिससे सुरक्षा कवच में छेद हो जाता है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल में हमने केमिस्ट्री में कार्बन से लेकर फिजिक्स में ओम के नियम और बायोलॉजी में मेंडल के नियमों तक कई महत्वपूर्ण पड़ावों को पार किया। और जाने से पहले मैं एक टॉपर की सीक्रेट चेकलिस्ट देना चाहूंगा। 3 बातें हमेशा याद रखें। बताइए। भौतिकी में कोई भी न्यूमेरिकल हल करते समय फॉर्मूला के साथ उसकी सही इकाई यानी यूनिट लिखना ना भूलें। रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय उसे संतुलित करना अनिवार्य है। बैलेंस्ड इक्वेशन। हाँ,
और जीव विज्ञान में जहां भी संभव हो एक साफ सुथरा नामांकित चित्र मतलब लेबल डायग्राम आपके उत्तर में 4 चांद लगा देता है। यह वाकई एक शानदार सलाह है और इसी के साथ हम सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। विज्ञान में अच्छे अंक लाना केवल याद करने पर नहीं बल्कि अवधारणाओं को असल जिंदगी से जोड़ने पर निर्भर करता है। जरा सोचिए, आज की चर्चा से मिली कौन सी एनालॉजी या कौन सा रियल लाइफ उदाहरण है जो आपको सबसे ज्यादा समय तक याद रहेगा। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ।